चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। तो एक थैली होती है, एक झिल्ली से संयोजित होती है, वो उसमें क्या भरा होता है, पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम यानी जो एंजाइम हमारे पाचन में मदद करते हैं, पाचन में सहायता करते हैं, पाचन में सहायता करने वाले, पाचन में सहायता करने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं, पाचक एंजाइम। है बात समझ में। तो कौन सी थैली में, वो थैली कौन सी होती है, क्या नाम है उसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसकी खोज, इसकी खोज किसने की, खोज की डी ड्यू ने, डी ड्यू ने की। और कब की, 1955 ईस्वी में, सन 1955 में की। आएगा समझ में। आगे चलो। अब देखो, ये क्या होती है, एक झिल्ली से घिरी संरचना होती है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, झिल्ली से घिरी होती है। ये झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। फिर देखो आगे, ये क्या करते हैं, अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं, अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर लेता है। और इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है इसको। आई बात समझ में। आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला इसमें इसका एक सबसे मुख्य कार्य क्या होता है। एक सबसे मुख्य कार्य होता है, तो वो होता है इसका विषाणु व जीवाणुओं का, विषाणु व जीवाणुओं का पाचन करके। कौन करता है, लाइसोसोम। तो विषाणु और जीवाणुओं का पाचन करके कोशिका की क्या करता है, रक्षा करता है, कोशिका की रक्षा करता है। आई बात समझ में। अगला है देखो, इसको कोशिका की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कोशिका की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली भी कहा जाता है, किसको, लाइसोसोम। आया समझ में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग कहा जाता है। आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली बता दिया मैंने, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, लाइसोसोम। आत्मघाती थैली क्या हो जाएगा, या आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है इसको। आई बात समझ में।
चलो आगे। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम रेगिस्तान बनाते हैं। तो राइबोसोम क्या बनाते हैं उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। राइबोसोम क्या बनाते हैं? राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। अब थोड़ा राइबोसोम के बारे में जान लेते हैं। खोज, राइबोसोम की खोज की है जॉर्ज पेलेट ने। सॉरी, इसका नामकरण तो दिया है, वो दिया है जॉर्ज पेलेट ने। क्या किया इसका नामकरण किया है इसका। आई बात समझ में? नामकरण किसने किया है इसका? जॉर्ज पेलेट ने किया है 1953 में। आगे चलो, ये किससे बना होता है? ये प्रोटीन व आरएनए से बना होता है। फिर आगे है, ये देखो कैसी होती है, कणिकामय होती है। जिसकी संरचना होती है ये कणिकामय जटिल संरचना होती है। संरचना कैसी होगी इसकी? कणिकामय और जटिल। अगला है, ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। सबसे छोटा कोशिकांग होता है। फिर है, जो पेलेट ने इसका नामकरण किया था। नामकरण किसने किया था? पेलेट ने। तो इससे पहले इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था पहले माइक्रोसोम। पेलेट के नामकरण से पहले इसको कहा जाता था माइक्रोसोम। अब देखो, जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, तो यूकेरियोटिक में ये कैसे पाए जाते हैं? 80 एस प्रकार के, 80 एस प्रकार के। वह जब प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, इनका मुख्य कार्य होता है, इनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना। आई बात समझ में? फिर देखो, इसे और किस नाम से जाना जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है इसे। प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। आगे समझ में? चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो जो प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा था वो किसने गढ़ा था? जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे। जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखो, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये शब्द किसने गढ़ा? इसने। और कब गढ़ा? सॉरी, 1839 ईस्वी में। प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? इसको जीव द्रव्य, जीव द्रव्य कहा जाता है। दूसरा, इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है।
जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? तो कौन सा ऑर्गेनल हो जाएगा? वो ऑर्गेनल हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो मृत कोशिकाएं उनका पाचन करता है, तो क्या करता है, कोशिकाओं को साफ रखता है। चले आगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो कथन देखो क्या क्या है, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है, पहला। दूसरा है, पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है। आई बात समझ में? जबकि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, ये सही है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते, किसमें पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में भित्तियां पाई जाती है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये जो कथन है वो कथन क्या है? गलत है, असत्य कथन है ये। आई बात समझ में? चले आगे। कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका लसिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, लसिका। अब देखो थोड़ा लसिका के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक रंगहीन द्रव है, रंगहीन द्रव है। यह कहां विद्यमान होता है? कोशिका के चारों ओर पतली परत के रूप में, पतली परत के रूप में विद्यमान होती है। अगला है देखो, जो ये द्रव होता है इस द्रव में शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी जो विशेष प्रकार के क्या होते हैं? लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फो लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। आई बात समझ में? अगला है, इसके अलावा लसिका क्या करती है? यह पोषक पदार्थ व हार्मोन आदि का संवहन करती है। अगला है, ये और क्या करती है? आंत में उपस्थित, आंत में क्या होता है? एक लेक्टियल नाम की एक वसा होती है। कौन सी होती है? लेक्टियल वसा। लेक्टियल वसा होती है आंत में, उसको क्या करती है? अवशोषित करती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, यह कथन भी सही है।
अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन सॉरी ये कथन गलत है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, ये सही है। जनन ग्रंथि गोनोड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, ये कथन भी सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अर्धसूत्रण के लिए परिणाम स्वरूप अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, ये कथन कैसा है? ये कथन गलत है। अब इसके बारे में थोड़ा देखो। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम। ये कहां होता है? तो ये जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में होता है। दूसरा है ये 2 चरणों में संपन्न होता है, 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला क्या है? पहला चरण है अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट, और दूसरा है अर्धसूत्री सेकंड। अगला है देखो, इसके परिणाम स्वरूप अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणामी कोशिकाओं में परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। आई बात समझ में? अगला है देखो, ये जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों के बीच, इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्रों के बीच जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, उनका क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आई समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नाभिक को क्या कहा जाता है? कोशिका का मास्टर कहा जाता है। अब देखो थोड़ा सा नाभिक के बारे में जानते हैं। नाभिक होता है वो क्या करता है? कोशिका के कोशिका का जो डीएनए होता है उसका छाया चित्र है, या हम बोल सकते हैं नक्शा, उसको क्या करता है? वो अपने में समाहित रखता है। समाहित रखता है। दूसरा क्या हो जाएगा? यह कोशिका की जितने भी क्रियाएं होती है, कोशिका जो जो क्रियाएं करता है उनको क्या करता है? नियंत्रित करता है। कोशिका की
क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, देखो, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो जो कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो होता है नाभिक। नाभिक क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। पढ़ चुके हम। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का कोशिका किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो प्रोटीन कारखाना अभी बताया था मैंने पहले, क्या होता है? राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है पशु कोशिका में? तो पाया जाता है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लाइसोसोम किसमें पाया जाता है? केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। आई बात समझ में? शरीर में लगी चोट की मरम्मत करने के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो सेल विभाजन का मतलब क्या होता है? कोशिका विभाजन। सेल इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? सेल। और हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? कोशिका। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो शरीर में क्या होती है, कभी चोट लग जाती है तो उसकी वापस मरम्मत, उसको वापस रिपेयर करने के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्रण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखो, जानते हैं थोड़ा, जो समसूत्रण कोशिका विभाजन है, समसूत्रण या समसूत्री कोशिका विभाजन है, इसको परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। फिर अगला, ये जो कोशिका विभाजन होता है, समसूत्रण कोशिका विभाजन, ये क्या होता है? ये शरीर की जो कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिकाओं में होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पशु पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो जो पशु शरीर की या जंतु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब इसके बारे में जानते हैं हम थोड़ा। तो देखो, ये तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका तंत्र में एक उत्तेजनीय कोशिका है, या ऐसे बोल सकते हैं तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना लाने वाली या उत्तेजनीय कोशिका है। आएगा समझ में? अगला देखो, कार्य क्या है इसका? तो इसका कार्य है मस्तिष्क से मस्तिष्क से सूचना आदान प्रदान करना व उनका विश्लेषण करना। उनका विश्लेषण करना। अब एक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो तंत्रिका कोशिका होती है
तंत्रिका कोशिका, इसमें क्या कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। आ गया समझ में? चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो इन चार में से कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अणु पाया जाता है, उसके बारे में बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका जल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो देखो कोशिका में क्या होता है, कोशिका में जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है। अब जो जीव द्रव्य है उसमें देखो जीव द्रव्य में जो जल होता है, जल की मात्रा होती है 80%, प्रोटीन प्रोटीन की मात्रा होती है 15%, वसा की मात्रा होती है 3%, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%, और अकार्बनिक लवण अकार्बनिक लवण इनकी मात्रा होती है 1%। आएगा समझ? तो सबसे अधिक मात्रा में कौन होगा? जल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी, नहीं एक सेकेंड देखो, ऑप्शन ए है जीवाणु। तो जीवाणु पे लागू होता है क्या? होता है, क्योंकि ये भी क्या होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है, सारी क्रियाएं होती है। फिर देखो कवक, तो कवक में भी लागू होता है। शैवाल, शैवाल में भी लागू होता है। एक केवल विषाणु ऐसा है, मतलब ऐसा जीव है जिसमें कोशिका सिद्धांत जो है लागू नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखो जो विषाणु होता है, अब समझना इसको, जो विषाणु होता है ये कैसा होता है? अकोशिकीय जीव होता है, अकोशिकीय जीव होता है, इसमें कोशिका नहीं होती, इसलिए इसमें कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। और ये ऐसे कौन कौन से हैं? तो ऐसे हैं देखो, वायरस विषाणु, वायरल और क्रॉन्सक इत्यादि। इन पे क्या होता है? कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो देखो लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। पढ़ चुके हम, लाइसोसोम को क्या बोला जाएगा? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। फिर देखो डीएनए, तो डीएनए किससे संबंधित है? तो डीएनए संबंधित है गुणसूत्र से। डीएनए से क्या होता है, सॉरी गुणसूत्र से क्या होता है? डीएनए का आदान प्रदान।
तो डीएनए संबंधित है गुणसूत्र से। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित है? पावर हाउस, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। तो ये इससे, ये इससे और ये इससे। तो देखो पहले में सी, पहले में सी बी और डी में आ रहा है, दूसरे का बी किसमें आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पहला सी, दूसरे में बी और तीसरे में ए। आई बात समझ में? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, कोशिका प्रक्रिया प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जो कोशिका में प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल जो क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक। केंद्रक के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो देखो, खोज, इसकी खोज की थी रॉबर्ट कब की थी? 1831 में। देखो यह कोशिका का मध्य भाग होता है। फिर है आकार, तो इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार अथवा अंडाकार, गोलाकार अथवा अंडाकार। और इसके भाग कौन कौन से होते हैं? केंद्रक के भाग, तो इसके 3 भाग हैं। पहला है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, फिर तीसरा है केंद्रिका। तीसरा क्या है? केंद्रिका। आइएगा समझ में? अब देखो अगला पॉइंट है, इसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। दूसरा है इसको कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रक केंद्र, नियंत्रक केंद्र भी कहा जाता है। आई बात समझ में? चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने किया था, ये सेम क्वेश्चन आया था, बस शिफ्ट अलग थी, डेट अलग थी, उसकी थोड़ी शायद। आंसर क्या जाएगा इसका? मेटाफेज। मेटाफेज में जो गुणसूत्र होते हैं वो मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से उसमें बताया था, उसमें आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। धन्यवाद।